हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट 1 केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, गैसेस स्टेट में आज हम औसत वेग या माध्य वेग के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि यहाँ समीकरण में दिखाया जा रहा है कि औसत वेग बराबर c1 c2 c3 डैश प्लस cn अपॉन पाई। इसको हम यहाँ पर या इसको लिखते हैं हम बार c डी एन सी अपॉन n। यहाँ पर डी एन सी अपॉन एन इज इक्वल टू 4s m अपॉन 2 पाई के टी हाफ सी स्क्वायर ई माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन 2 के टी डी सी से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 से हमने डी एन सी अपॉन एन का मान समीकरण 2 में रखते हैं, तो यहाँ पर c बार इज इक्वल टू 1 अपॉन n। फिर यहाँ पर c n 4 पाई m अपॉन 2 पाई के टी 3/2 c2 e एम सी स्क्वायर बाई 2 के टी डी सी। इसको सॉल्व करने पर हमने देखा 4 पाई m 2 के टी इंटीग्रल करा c3, ये जो c है इस c के साथ ये c3 e एम सी स्क्वायर अपॉन 2/2 के टी डी सी। माना कि m अपॉन 2 के टी इज इक्वल टू b है, तो यहाँ पर हम इसको वैल्यू को रख देते हैं। अब c बार 2 पाई 4 2 पाई के टी हाफ 1 अपॉन 2b स्क्वायर। c बार इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करने पर आगे हमको मिलता है 4 पाई m रूट इंटू 2 के स्क्वायर टी स्क्वायर 2 रूट 2 पाई रूट पाई के रूट के टी रूट की m। इसको सॉल्व करने पर हमको मिलता है 4 रूट के टी रूट 2 नीचे और रूट 2 पाई ए एम। आगे हम देखते हैं इसको 16 के टी अपॉन 2 पाई एम इज इक्वल टू 8 के टी अपॉन पाई एम। तो बार सी इज इक्वल टू 8 के टी अपॉन पाई एम इज इक्वल टू 8 आर टी अपॉन पाई वी टी इज इक्वल टू 8 पी वी अपॉन पाई एम इज इक्वल टू 8 पी अपॉन पाई डी। तो टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर की टर्म में हमने औसत वेग का मान इस तरह से ज्ञात किया। अब हम देखते हैं वर्ग माध्य मूल वेग रूट मीन स्क्वायर। तो हम देखते हैं कि गैस में उपस्थित समस्त अणुओं के वेगों के माध्य के मूल को वर्ग माध्य मूल कहते हैं। यह हमने निकाला c इज इक्वल टू c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस c3 स्क्वायर। तो ये आपका आ गया c इज इक्वल टू ब्रैकेट में रूट 0 से d तक c2 स्क्वायर डी एन सी अपॉन n का हाफ। रूट का साइन हटाते हैं तो हाफ लगता है। तो c स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन n सी स्क्वायर एन डी सी का मान रखने पर एन डी सी का मान जो है हमने यहाँ पर ऊपर देखा है कि एन डी सी का मान क्या है, यहाँ से हम निकाल लेंगे एन डी सी का मान। तो ये रखने पर हमने पाया कि सी स्क्वायर 1 अपॉन एन सी स्क्वायर पाई एन 4 पाई m अपॉन 2 के टी 3/2 e माइनस एम सी स्क्वायर 2/3 के टी सी स्क्वायर डी सी। ये मान हमने यहाँ रखा। तो c स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई m अपॉन 2 पाई के टी 3/2 ए c का मान c4 e माइनस एम सी स्क्वायर 2 के टी डी सी। m अपॉन 2 के टी इज इक्वल टू x। तो यहाँ पर हमने इसको आगे सॉल्व करते हैं तो हम पाते हैं c4 e m डी सी इज इक्वल टू 3/8 पाई अपॉन एक्स क्यूब। तो c स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई m बाई 4 पाई के टी 3/2 x 3/8
पाई यहाँ पर एक्स क्यूब की जगह एम, यहाँ पर जो एक्स है इसको ये कर देते हैं। अब 3/2 पाई को बाहर निकाला, एम 2 पाई के टी, पाई हाफ 2 KT अपॉन एम 5/2, इससे हमको मिला तो C² = 3RT अपॉन एम, तो C = √3RT अपॉन एम। प्रायिकतम वेग, औसत वेग और वर्ग माध्यमूल वेग के संबंध निम्न हैं। अल्फा C CRMS = 2RT अपॉन एम, 8RT अपॉन पाई एम और 3RT अपॉन एम। तो ये हो गया हमारा 2, 8/5 और 3। RT/m कॉमन निकाल दिया तो इसकी वैल्यू आई 1.414 = 1.51 = 1.732। इस प्रकार औसत वेग C बार = 0.9213 × CRMS, तो अल्फ़ा = 0.8162 × CRMS, तो इसको इसके बराबर करने या इसको इसके बराबर कंसीडर करते हैं। अब है हमारा अगला बिंदु कोलिजन प्रॉपर्टी। कोलिजन डायमीटर्स। फर्स्ट, जब गैस के दो अणु एक दूसरे के पास आते हैं तो उसके बीच आकर्षण बलों के साथ साथ प्रतिकर्षण बल भी कार्य करता है, जिससे एक अवस्था ऐसी आती है कि इन अणुओं के बीच प्रतिकर्षण बलों के प्रभावी हो जाने से एक दूसरे के निकट नहीं आ सकते, अतः टक्कर के भाग लेने वाले दोनों अणुओं के केंद्रों के बीच में न्यूनतम दूरी को संगठ्य व्यास कहा जाता है। इसे सिग्मा से व्यक्त किया जा सकता है। जैसे ये दो अणु पास आते हैं लेकिन एक दूरी के बाद ये पास नहीं आ सकते, तो ये दूरी जो है वो संगठ्य व्यास कहलाती है। दूसरा है कोलिजन नंबर। गैसों के गत्यात्मक सिद्धांत के अनुसार गैसों में उपस्थित अणु भिन्न भिन्न वेग के साथ अलग अलग दिशाओं में गति करते रहते हैं तथा एक दूसरे से टकराते हैं। अणुओं के बीच टक्कर होने के लिए आवश्यक है कि दोनों अणुओं के केंद्रों के बीच की दूरी कम हो, अतः एक सेकंड में एक अणु दूसरे अणु के साथ होने वाली टक्करों की संख्या को टक्कर संख्या NC कहते हैं। नेक्स्ट है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। एक घन सेंटीमीटर गैस में प्रति सेकंड होने वाले टक्करों की संख्या को संगठ्य आवृत्ति कहा जाता है। N = 1 cm3 गैस में उपस्थित अणुओं की संख्या, ये संगठ्य संख्या कहलाती है। प्रति सेकंड होने वाले टक्करों की संख्या 1 cm3 = N × टक्कर की संख्या NC। परंतु प्रत्येक संगठ्य में कम से कम 2 अणुओं की आवश्यक होगी, अतः 1 cm3 में प्रति सेकंड आणविक संगठनों की संख्या Z = ½ N × NC। NC का मान रखने पर Z = ½ N × √2 पाई सिग्मा स्क्वायर C ε0 और N, तो Z = 1/√2 N² पाई C सिग्मा स्क्वायर। इसके बाद है अगला माध्य मुक्त पथ। गैसों में गत्यात्मक सिद्धांत के अनुसार गैस में उपस्थित अणु लगातार अलग अलग दिशाओं में भिन्न भिन्न वेग से गति करते हैं तथा एक दूसरे से टकराते हैं। एक अणु अन्य अणु से टकराने से पूर्व जितनी दूरी तय करता है वह उसका फ्री पाथ कहलाता है। यह मुक्त पथ परिवर्तित होता रहता है, अतः इसका माध्य लिया जाता है। अतः दो क्रमागत संगठनों के बीच अणु द्वारा तय की गई दूरियों के औसत को उसका माध्य मुक्त पथ कहा जाता है। इसे L या लैम्डा से व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं यदि कोई अणु n टक्करों में λ1, λ2, λ3 सेंटीमीटर दूरी तय करता है, तो औसत मुक्त पथ जो है ये λ1, λ2, λ3, λ4, तो ये औसत मुक्त पथ जो होगा λ1 + λ2 + λ3 λn/n। तो माध्य मुक्त पथ औसत वेग अपॉन संगठक की संख्या, तो औसत वेग C
और NC। तो C का और NC का मान रखने पर हमको माध्य मुक्त पद प्रति सेकंड उपस्थित गैसों की संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है। इस समीकरण से हमें ज्ञात होता है। अब है अगला टॉपिक लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। जब किसी गैस को उच्च दाब वाले क्षेत्र से कम दाब वाले क्षेत्र की ओर सूक्ष्म छिद्र से प्रसारित किया जाता है तो गैस का ताप कम हो जाता है। इसे शीतलन प्रभाव या जूल थॉम्सन प्रभाव कहते हैं। गैस को प्रसारण के दौरान एक दूसरे से दूर जाने के लिए आकर्षण बलों के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। इस कार्य के लिए ऊर्जा निकाय से ली जाती है जिससे कि ताप कम हो जाता है। व्युत्क्रम ताप वह ताप है जिसके नीचे गैस को द्रव में परिवर्तित किया जा सकता है, परंतु इसके ऊपर नहीं चाहे कितना ही दाब लगाया जाए। T = 2A/RB। A और B वॉन डेर वाल स्थिरांक हैं। गैस के द्रवण की विधियाँ निम्न है। गैसों के द्रवण की फैराडे विधि। सन 1883 में फैराडे ने कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 और Cl2 आदि गैसों को उच्च दाब व कम ताप पर द्रवित किया। इस विधि में एक V आकृति के नली का उपयोग किया जाता है जिसका एक भुजा में गैस उत्पन्न होती है तथा दूसरी भुजा में हिम मिश्रण द्वारा शीतलन से गैस द्रवित होती है। इस विधि द्वारा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आदि गैसों को द्रवित नहीं किया जा सकता क्योंकि इन गैसों का क्रांतिकता बहुत कम होता है। दूसरी है लिंडे की विधि। इस विधि में जूल थॉम्सन प्रभाव पर आधारित है। इसके अनुसार जब एक ठंडी तथा संपीड़ित गैस को सरंध्र छिद्र या जेट से मुक्त रूप से प्रवाहित किया जाता है, सरंध्र छिद्र या जेट से मुख्य रूप से, तो गैस का ताप कम हो जाता है। गैस का ताप कम होने से ये शीतलित होकर द्रव में परिवर्तित हो जाती है। इस जूल थॉम्सन प्रभाव पर कार्य करने वाले लिंडे उपकरण को निम्न प्रकार से समझाया जा सकता है। यहाँ पर हम देखते हैं इस उपकरण में जब 200 वायुमंडलीय दाब पर संपीड़ित वायु को जल शीतलक नलिका से गुजारा जाता है तो संपीड़न से ऊष्मा दूर हो जाती है। अब इस संपीड़ित वायु को सर्पिल नलिकाओं से प्रवाहित किया जाता है जिसके सिरे पर जेट लगा होता है। ये जेट लगा हुआ है, ये नलिका है जिससे होकर वायु बाहर निकलती है। जेट से बाहर निकलकर वायु ठंडी होती है। ये ठंडी वायु ऊपर उठती है और सर्पिलाकार नली से भीतर आने वाली संपीड़ित वायु को ठंडी करती है और फिर संपीड़ित पंप में ये पहुंच जाती है। इस प्रकार संपीड़न व प्रसारण से ये बार बार होने से ताप कम हो जाता है और ये वायु जो है वो द्रवित हो जाती है। ताज़ा वायु, संपीड़ित वायु, संपीड़क, प्रतिशीतक द्रव और ये वायु जो है यहाँ पर हमको द्रवित होकर मिल जाती है। इसके बाद अगली जो विधि है, यहाँ पर हम गैसों के द्रवण की विधियाँ देख रहे हैं। तो ये तीसरी विधि है जिसमें कि हम गैस का द्रवण इस प्रकार से करते हैं। इस विधि में सबसे पहले जूल थॉम्सन प्रभाव द्वारा वायु का शीतलन किया जाता है। इसके पश्चात वायु पर बाह्य दाब के विपरीत यांत्रिक कार्य कराया जाता है, इससे अधिक शीतलन होता है। इस विधि में प्रयुक्त उपकरण को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। इस विधि में संपीड़ित वायु को शीतलन में से प्रवाहित किया जाता है। इस विधि में जो ये संपीड़ित वायु है, इस वायु को शीतलन से प्रवाहित किया जाता है। संपीड़ित वायु एक नलिका से गुजरती है जो आगे जाकर 2 शाखाओं में विभक्त हो जाती है। इस वायु का एक भाग सिलेंडर में जाता है जिसमें एक पिस्टन लगा है जहां गैस का रुद्रों प्रसार होता है। तो ये प्रसार कक्ष में जाता है जो पिस्टन से बाहर धकेलता है, बाहर कार्य करता है जिससे ठंडी हो जाती है और शेष भाग जेट में प्रवाहित होता है। शेष भाग जो है इसका वो यहाँ जेट में प्रसारित होता है जिसमें ठंडी हो जाती है और शीतलन गैस का वह भाग जो द्रवित नहीं होता पुनः संपीड़ित कक्ष की तरफ जाता है। तो कुछ भाग यहाँ पे द्रवित हो जाता है और कुछ भाग यहाँ के द्वारा पुनः संपीड़ित कक्ष में यहाँ से जाता है जिससे
इस प्रकार ये प्रक्रम चलता रहता है। तो इस प्रकार हम गैसों को द्रवित करने के लिए फैराडेज मेथड, लिंडेज मेथड और क्लॉड मेथड का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार हमने अभी अपने इस चैप्टर में, जिसको हमने गैसीय स्टेट कहा, बहुत विभिन्न प्रकार के आयामों से इसका अध्ययन किया और आज हम यहाँ पर ये चैप्टर हमारा इसी के साथ समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में आपको इससे संबंधित कुछ प्रश्न बताए जाएंगे।